ऑर्गेनिक समझने के लिए। जरा समझिए, इस जीओसी को अगर हम स्टडी करें तो जीओसी की स्टडी दो पार्ट में करेंगे बेटा। एक तो पार्ट होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रेजोनेंस का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें स्टडी करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, राइट। दूसरा इफेक्ट इसमें स्टडी करते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन एक पार्ट हो गया। और इसी जीओसी में जब हम दूसरे पार्ट में आते हैं तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट क्या है। रिएजेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी हमारे इन सारी चीजों को एक बैलेंस्ड स्टडी करें, कंप्लीटली एक साथ स्टडी करें, तो दैट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि रिएजेंट क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या है, राइट। रेजोनेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं और उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस हियर, राइट। अब जरा देखिए, इसी में हम लोग समझने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिएजेंट्स क्या होते हैं बेटा। उसके बाद हम रेजोनेंस की बात करते हैं कि रिएजेंट्स क्या होते हैं। समझिए, रिएजेंट्स किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो भी स्पीसीज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, यानी जो भी स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब बेटा द स्पीसीज attacks on the substrate molecule, substrate molecule during chemical reaction, during chemical reaction are called reagent। चलो समझिए, रिएजेंट किसको कहा आपने, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है और उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो स्पीसीज अटैक कर दे, कहां पर, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर। जरा ध्यान दीजिए, एक वर्ड यूज किया यहां पर हमने, सबस्ट्रेट। तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैकिंग स्पीसीज है, उसी स्पीसीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पीसीज का मतलब बेटा होता है एटम। यहां पर स्पीसीज का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल और आयन, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे रिएजेंट, राइट। तो रिएजेंट होता क्या है, रिएजेंट कितने टाइप्स के हैं, कैसे बनते हैं, इनको समझने के लिए हमको बेटा बॉन्ड फिजन समझना पड़ेगा। जरा समझिए कि बॉन्ड फिजन क्या है और बॉन्ड फिजन होता क्यों है। जरा ध्यान दीजिए कि स्पीसीज बनती कैसे है, इसको समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, बॉन्ड फिजन बेटा। जरा समझिए, बॉन्ड फिजन मतलब
बॉन्ड का ब्रेक होना। कोई भी बॉन्ड बनता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, राइट? तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है बेटा। जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है तो यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, राइट? उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। और अगर बॉन्ड एनर्जी के इक्वल हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, समझिएगा, किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी अगर प्रोवाइड कर दिया जाए मॉलिक्यूल को, तो दैट बॉन्ड विल बी ब्रेक। वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। किस मैनर में? देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग। यानी बॉन्ड फिजन जो होगा वो 2 टाइप का होता है बेटा। कौन सा? एक तो होता है होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, और दूसरा होता है बेटा हेट्रोलिटिक फिजन। जरा समझिए, होमोलिटिक फिजन क्या है? होमोलिटिक, होमो मीन्स सेम, लिटिक मीन्स फिजन। जरा समझिए, होमोलिटिक, जिसको हम होमोलिसिस बोल सकते हैं, होमोलिसिस। जैसे मान लीजिए आपने कहा साहब देयर आर इक्विवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम ए एंड बी, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है और बॉन्ड को एनर्जी मिल गई है, बॉन्ड ब्रेक होना है। तो जब डिवीजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जो दोनों बॉन्डेड एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, दोनों बॉन्डेड एटम्स जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसके बीच में? बॉन्डेड एटम्स के बीच में। यानी एक इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया बेटा? बी ने। जरा देखिए, इफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम्स के बीच में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का सॉरी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसको क्या कह देंगे बेटा हम लोग? होमोलिटिक फिजन। इससे बना क्या बनेगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया बेटा? बी ने। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्री रेडिकल। यानी इससे क्या बना बेटा? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, राइट? जरा ध्यान दीजिए, अगर इन बॉन्डेड एटम्स के बीच में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, देन इट इज कॉल्ड होमोलिटिक फिजन। और इस होमोलिटिक फिजन से बना क्या है? फ्री रेडिकल बने हैं, राइट? जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यह है कि साहब होमोलिसिस होगा कब, किस कंडीशन में होगा? ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, राइट, तो वहां पर होमोलिसिस हो रही होगी बेटा। दूसरी कंडीशन, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अगर कोई ऑर्गेनिक परऑक्साइड प्रेजेंट है बेटा, तो वहां पर होमोलिसिस हो रही होगी। या फिर आप कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बेटा। अगर कोई रिएक्शन 400 to 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो रही है, तो वहां पर भी होमोलिसिस होने की पॉसिबिलिटी होती है। जरा ध्यान दीजिए, होमोलिसिस क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। किस कंडीशन में होती है बेटा ये? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो, परऑक्साइड का प्रेजेंस हो, या फिर हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही हो, तो वहां पर ये होमोलिसिस कहा जाएगा, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हेट्रोलिसिस या हेट्रोलिटिक फिजन। जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है भाई? आइए देखते हैं।
हेट्रोलिसिस या हेट्रोलिटिक फिजन। मान लीजिए आपने कहा हेट्रोलिसिस बेटा एक ऐसी प्रोसेस जिसमें शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ? मींस जो दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? कोई एक बॉन्डेड एटम ले ले, राइट? कोई एक बॉन्डेड एटम ले ले। आइए देखते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा, ये लिए मैंने बी को दे दिया, ए भी ले सकता है। कौन लेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि अगर बॉन्ड बना है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बेटा वो इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेगा। हमने यहां पर दे दिया इलेक्ट्रॉन बी को, तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव, और बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ध्यान दीजिए, होमोलिसिस से क्या बना था? फ्री रेडिकल बना था। हेट्रोलिसिस से क्या बन रहा है? देयर आर आयन फॉर्मेशन, राइट? पॉजिटिव आयन बनेगा और नेगेटिव आयन बनेगा। क्लियर? यानी दोनों इलेक्ट्रॉन या तो बी ले लेगा या फिर ए ले लेगा। कौन लेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बेटा। जैसे मान लीजिए आपने कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग हुई है और इसके बीच में हेट्रोलिटिक कंडीशन में बॉन्ड फिजन हो रहा है, तो फिर क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा बेटा? क्लोरीन ले जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी वैलेंसी पूरी होगी कहीं, तो बॉन्ड कौन ब्रेक लेगा? इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा बेटा। तो सॉरी, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके जाएगा, तो क्लोरीन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है क्या? कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है बेटा। इसलिए यहां जब हेट्रोलिटिक फिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा क्लोरीन। अब देखिए किस कंडीशन में हेट्रोलिसिस होता है? हेट्रोलिसिस होती है एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। अब मैंने उस अटैकिंग स्पीसीज की बात की है जिसको मैंने कहा है रिएजेंट। यानी जब कोई मीडियम में रिएजेंट प्रेजेंट है और वो रिएजेंट डिमांड कर रहा है कि मुझे एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर प्रोवाइड किया जाए, तो उस कंडीशन में यहां हेट्रोलिसिस होगी और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन जाएंगे बेटा और रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगी। तो अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पर होगा या फिर रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में हो रही है, राइट? वहां पर हेट्रोलिसिस होता है। आइए देखते हैं जरा। तो हेट्रोलिसिस से क्या फॉर्मेशन हो रहा है भाई? आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। अब जरा देखिए, आपने कहा कि जो अटैकिंग स्पीसीज हैं उनको क्या कहते हैं? रिएजेंट। कितने टाइप के रिएजेंट होते हैं भाई? जरा समझिए। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट। ऑर्गेनिक रिएजेंट की टाइप बात करते हैं बेटा। क्या होता है? नंबर 1 इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। जरा समझिए बेटा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं समझने की जरूरत है। इसको सबसे पहली चीज तो रिप्रेजेंट किया जाता है ई पॉजिटिव से। सिंबल है इसका ई पॉजिटिव, राइट? ये होता क्या है बेटा? नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। ये 2 वर्ड से बना है बेटा। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल बना है फिलस। फिलस का मतलब होता है लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन। क्या मतलब भाई? लव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन लवर। मतलब क्या हुआ? जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बेटा, जब हमारे अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होती है हम लोग क्या ढूंढते हैं?
पानी ढूंढते हैं, वाटर चाहिए। जब हमको भूख लगती है तो क्या ढूंढते हैं? खाना ढूंढते हैं, कुछ खाने को मिल जाए। ठीक वैसे ही जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या ढूंढेगा? ये इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। मींस इलेक्ट्रॉन लवर इसीलिए कहा गया इसको, कि जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। विच वन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेटा। यानी जितनी भी, ध्यान दीजिएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये डेफिशिएंट कैसे मानेंगे भाई हम लोग? आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। डेफिशिएंट कैसे मानेंगे बेटा? डेफिशिएंट कैसे मानेंगे? डेफिशिएंट है मींस अगर उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो डेफिशिएंट है। भाई बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर उसके एलिमेंट क्या, उस स्पीसीज की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं दे ऑल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा एक चीज बताइए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करने वाली स्पीसीज है ये, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक कहां करेगा? ये अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। मींस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द substrate molecule to the region of high electron density। जरा समझिएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के उस रीजन पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसीलिए कहां अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी बेटा। तो इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप का होता है भाई? आइए देखिए, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं 2 टाइप्स के, यानी इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप है बेटा? नंबर 1 चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। समझिएगा जरा, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं भाई? चार्ज इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट हैं। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिव चार्ज आयंस आर चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखिएगा जरा, जैसे आपने कह दिया साहब H पॉजिटिव, राइट, H3O पॉजिटिव, समझिएगा जरा। आपने कह दिया NO2 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, राइट। आपने कह दिया SO3H पॉजिटिव, समझिएगा जरा। तो जहां भी हमको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो दे ऑल आर कॉल्ड, केवल यही नहीं भाई और भी हैं, तो हम इसको आगे लिख दे रहे हैं ETC। मतलब जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज दिख जाए बेटा, दे आर चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। मींस अब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में उस रीजन पर अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। आइए दूसरी बात करते हैं, नंबर 2। एक तो हो गया चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, नंबर 2 बेटा बात करते हैं हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जरा समझिए, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं है। मींस द species which does not have any charge on them but are
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर कॉल्ड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या मतलब हुआ भाई इसका, कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता हो, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जरा देखते हैं, प्रॉब्लम यही होती है पहचानने में कि कोई चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे पहचानें जरा देखिए। आपने कह दिया AlCl3 बेटा, अब जरा देखिए क्या इस AlCl3 पर कोई चार्ज है? आप कहोगे नहीं साहब कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन चार्ज ना होते हुए भी क्या इलेक्ट्रोफाइल है? आइए चेक करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। एल्यूमिनियम के बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3। कैसे देखेंगे? एटॉमिक नंबर होता है 13, कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे आप 283 आ जाएगा, राइट। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस सेल, और इसने 3 क्लोरीन के साथ बेटा बॉन्ड बना रखा है। सी हियर 1 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, अदर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, अदर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान दीजिए, यानी इस एल्यूमिनियम क्लोराइड ने एल्यूमिनियम के पास वैलेंस सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2, 4, 6। जरा ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है? नो, कंप्लीट नहीं है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं बेटा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बिल्कुल गेन करेगा। तो ध्यान दीजिए कैसे गेन करेगा। एल्यूमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। देखो बेटा, इस एल्यूमिनियम के केस में देयर आर 13 इलेक्ट्रॉन्स, 13 हो गए बेटा। तो देखो ये p सब सेल 1, अभी देखो सॉरी 3 ऑर्बिटल होते हैं। देखिए p सब सेल में इसके वैकेंट सेल ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसकी, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। देखिए 3p है, 3d पूरा खाली पड़ा बेटा, 3d पूरा वैकेंट पड़ा हुआ है। तो चूंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए क्या हो जाता है ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, दे आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जरा ध्यान दीजिए, आपने कह दिया BCl3, सेम ग्रुप है बेटा, बैगन आलू गाजर इन थैला सेम ग्रुप में है, राइट। BeCl2 बेटा, यहां भी वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, राइट। जरा ध्यान दीजिए CO2, भाई CO2 कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो गया? CO2 की तो ऑक्टेट कंप्लीट है भैया, फिर ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है? यार समझते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। CO2 हाउ इट इज इलेक्ट्रोफाइल? सी हियर, होता क्या है ध्यान दीजिए। CO2 अगर आप ध्यान दो तो लीनियर स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसकी लीनियर स्ट्रक्चर है, कार्बन यहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। तो इस केस में होता क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज देख गया दे आर एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्लियर। तो दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। कौन से इलेक्ट्रोफाइल हो गए? चार्ज एंड न्यूट्रल बेटा।